नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी कल बिहार गए, सिक्किम गए, पश्चिम बंगाल गए, आज भी वो बिहार में रहे। जो यात्रा उन्होंने शुरू की है 6-7 यात्रा, स्टेट्स की यात्रा, जहां वो सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के बातें करने गए। भारत माता की जय, तिरंगा, ये सब उनके भाषणों में। और भाषणों में साथ ये भी चलता है कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है, और जिस तरह से हमने आतंक के ठिकाने को तबाह किया है, जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ देखिए कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कल जो है लश्कर तैयबा के कमांडर है सैफुल्लाह कसूरी, जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, उसका ये मास्टरमाइंड बताया जाता है। उसने फिर जो है सरेराह मंच से भारत के खिलाफ जहर उगला और उसने कहा कि मुझे पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था, अब मेरा नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें एक हाई प्रोफाइल आतंकी था मुदासिर अहमद, वो मारा गया। जैसा कि पहले भी आप जानते हैं, बताया जा चुका है सरकार की तरफ से भी कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हालांकि सेना ने कंफर्म नहीं किया, सेना के चीफ ने कहा कि हम जो है लाशें गिनने के लिए बैठे नहीं है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ, रक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान आया कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे। उसमें से एक आतंकी ये भी था मुदासिर अहमद। और ये कसूरी जो है, जो लश्कर तैयबा का कमांडर है सैफुल्लाह कसूरी, उसने कहा कि ये जो मुदासिर मारा गया है, इसके नाम पर हम अस्पताल बनवाएंगे। उसके अलावा उस मंच पर जो है एक और तलहा सईद कहते हैं, हाफिज सईद एक बड़ा आतंकी है, आप जानते हैं उसको। हाफिज सईद बच गया, अजहर मसूद बच गया। तो जो हाफिज सईद है, उसका बेटा है तलहा सईद, वो जो भारत की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट है, उसमें 35वें रैंक पे है, 35वें नंबर पर है। उसने भी रैली को संबोधित किया और इसमें कई वो नेता भी शामिल हुए जो पाकिस्तान के नेता हैं। तो दूसरी तरफ जो है हमारे प्रधानमंत्री यहाँ घूम घूम करके देश में बता रहे हैं, सिक्किम से लेकर के गुजरात तक, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को जो है वो चोट है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी से लेकर के पाकिस्तान सरकार लगातार भारत के खिलाफ जो है जगह जहर उगलने का काम कर रहे हैं। और जो अगर कूटनीतिक स्तर पर भी बात करें तो भारत की बनिस्बत, भारत की तुलना में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बढ़त बना ली है। हम फ्लॉप रहे कूटनीतिक स्तर पर। नरेंद्र मोदी भले यहाँ भाषण दिए घूम रहे हो, मीडिया में हल्ला मचाया जा रहा है कि 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया के 33 देशों को बतला रहा है कि पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकी देश है, लेकिन मीडिया में खबरें आ रही हैं कि कहीं भी प्रतिनिधिमंडल जो है वो उनके राष्ट्राध्यक्षों से बात नहीं हो रही। छोटे मोटे राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई है और उनके बयान का कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत मायने नहीं रखता। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वो ईरान गए, तुर्की गए, अजरबैजान गए और वहां अपने लिए समर्थन हासिल किया। बाकायदा आपको पता है तुर्की ने समर्थन दिया। तुर्की ने तो ये भी कह दिया है कि जो भारत पाकिस्तान है उसके बीच हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। अब बताइए, मध्यस्थता करने की बात अमेरिका तक ने नहीं कभी करने की कोशिश की। मोदी जी से पहले, ट्रंप से पहले वो तुर्की की हम मध्यस्थता करेंगे। ये है भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि मोदी जी ने जो बनाई। 100 से ज्यादा यात्राएं की नरेंद्र मोदी जी ने और 4 देश नहीं खड़े कर पाए अपने लिए। शहबाज शरीफ की तूती नहीं बोलती है,
शहबाज शरीफ पाकिस्तान में शहबाज है तो मुमकिन है जैसे डायलॉग नहीं लगाता, आज तक जो नहीं हुआ वो हमने किया, शहबाज शरीफ वो नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। 3 बार घुस करके मारा। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि तुम तो 3 ही बार मारे भाई। अगर बहुत पीछे न जाओ, मनमोहन सिंह की सरकार की ही बात करो तो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी जो है 2008 से 2014 के बीच 6 सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। एक जून 2008 में, दूसरा सितंबर 2011 में, तीसरा जनवरी 2013 में, चौथा जुलाई 2013 में, पांचवा अगस्त 2013 में और छठा जनवरी 2014। मीडिया पे बड़ा जोर चल रहा है, गटर मीडिया में खास करके बहस चल रही है, इंदिरा गांधी बड़ी, नेहरू बड़े या दोनों को मिला करके मोदी बड़े। भक्त मोदी को बड़ा मानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने जो छवि खराब की है देश की, अब से पहले किसी नेता की वजह से ऐसी छवि नहीं हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी जो है देश का वही कद था, जो कद नेहरू ने बनाया था या जो कद इंदिरा गांधी के समय था, वो कद बरकरार रखा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है वो थोथा चना बाजे खाना की जो कहावत है वो चरितार्थ होती नजर आ रही है। अब देखिए ये जहां भी जाते हैं शुरुआत दो चार लाइनें बोल देते हैं, भारत माता की जय, तिरंगा या के को लेकर के, और उसके बाद फिर जो है वो आ जाते हैं राज्यों पर, जो विपक्ष, जो दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके खिलाफ फिर जो है वो कहानी सुनाने लगते हैं। तो देखिए क्या कहा बंगाल को लेकर के, बंगाल में उन्होंने कहा कि चीख पुकार मची है। बताइए बंगाल में कहाँ चीख पुकार मची है भाई। वो कह रहे हैं कि चीख पुकार मची है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा बंगाल में कि जनता को टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है, यहाँ की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का ही आसरा है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में पूरा बंगाल करा रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार नहीं, सिर्फ निर्मम सरकार। जबकि देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं बुरी हालत है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। मंत्री इनके जो है वो आम आदमी को तो छोड़िए, सेना के जवानों को भी, जिनको सोफिया कुरैशी को लीजिए, सोफिया कुरैशी को लेकर के जिस तरह से विजय शाह ने बयानबाजी की, बाद में माफी मांगी। अभी फिर एक नेता का नाम आ रहा है, एक नेता है कहीं के, अभी अब याद नहीं आ रहा कहाँ का नेता। उस नेता ने कहा कि ये जो हरियाणा साइड का है, उसने कहा कि ये जो जो एयरफोर्स वाले हैं वो सोते रहे इसलिए हुआ, नालायक तक कह दिया। वीडियो जब वायरल हुआ तो वो कह रहा है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, तोड़ मरोड़ के कहा। ये भाजपाइयों की, संघियों की बड़ी पुरानी आदत है, करते भी है और डरते भी। अरे करते हो तो सीना ठोक के बोलो यार, जैसे नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं। आप इतिहास मिलाते रहो, नहीं मिलेगा, लेकिन वो बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने धूल चटा दी पाकिस्तान को, तो धूल चटा दी। दुनिया कह रही है कि क्या किया भैया, सबूत मांग रही है। दूसरी पार्टियां कह रही है कि बताइए प्रतिनिधिमंडल ने क्या किया, बताइए आपने क्या किया। वो आतंकी 4 जो जिन्होंने पहलगांव में हत्या की वो कहाँ है, वो मिट्टी में क्यों नहीं मिले, सीज फायर क्यों रोक दिया, इन सारे सवालों के जवाब नहीं। भारत माता की जय, सब सारे सवालों के जवाब। तिरंगा लहराया जाए, ये सारे सवालों का जवाब। एक और देखिए नेता है भाजपा के प्रवक्ता CR केशव, वो कहते हैं कि कांग्रेस नेता और राहुल गांधी इस समय देश के साथ एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए, राहुल गांधी और कांग्रेस को, लेकिन वे पाकिस्तान के सुपर प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं और ऑल पार्टी डेलीगेशन के मेंबर्स पर सीधा हमला कर रहे हैं। ये देखिए, मतलब ये कुछ भी करें इनको मत बोलिए, इनको बोलने का मतलब है पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। अरे नकारा सरकार जब होगी, नकारे नेता होंगे तो लोग बोलेंगे ना भाई। जब सेना पे तो कोई नहीं बोल रहा, सेना पे तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं ऊट पटांग। कांग्रेस के नेता ने तो किसी ने सेना पे कुछ नहीं कमेंट किया। और सेना की ताकत जो है
वो राष्ट्राध्यक्ष की ताकत से तय होती है। सेना की ताकत जो है वो अपने आप में नहीं, वो राष्ट्र के साथ उसकी ताकत जुड़ी हुई। और राष्ट्र जो है वो जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है उसकी ताकत से जुड़ता है। मोदी जी की कितनी ताकत है ये दिखाई पड़ गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कि एक आदमी समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। ट्रंप ने बार बार बेइज्जत किया, और ईरान जो हमारा हमेशा का सहयोगी रहा वो भी खुल करके नहीं आया। ये जो निशिकांत दुबे दिन रात यहाँ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, वो निशिकांत दुबे क्या कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज में जाकर के? फिलिस्तीन की तरफदारी कर रहा है कि हम तो हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे। जब इजराइल ने फिलिस्तीन पे अटैक किया था और गजा पट्टी पे अटैक किया था, तो यही लोग थे जो इजराइल के पक्ष में खड़े थे, क्योंकि मुसलमानों का विरोध करना था। लेकिन अब जब मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखा दिया तो परेशानी हो गई। क्योंकि देखिए, भारत में वोट तो पाया जा सकता है झूठे गीत गा करके, झूठी कहानियां सुना करके, हिंदुओं एक हो गा करके, लेकिन दुनिया के मंच पर हिंदुओं एक हो कह करके आप सम्मानजनक पद नहीं हासिल कर सकते। और ये निशिकांत दुबे बोल रहे हैं एक और लाइन जो आपको मैं सुनाऊं, आपको हंसी आएगी, मैं तो हंस रहा था। कह रहे हैं कि दुनिया में जो है दूसरा बड़ा देश है भारत, इंडोनेशिया के बाद, जहां सबसे ज्यादा मुसलमान। बताइए, गिरिराज सिंह सबको यहाँ से पाकिस्तान भेजते रहते हैं, हिंदुओं को भी। अब सारे हिंदुओं को, राहुल गांधी को और उनकी पार्टी के नेताओं को पाकिस्तान भेज देंगे तो मुसलमान तो और बहुसंख्यक हो जाएंगे। लेकिन इनकी कथनी करनी, कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, वो ईश्वर भी नहीं जानता। और इनके छुटभैये नेता से लेकर के बड़े नेता तक सबकी भाषा एक है, क्योंकि सबका स्कूल एक है, सबकी ट्रेनिंग सेंटर एक है, सबको वही पढ़ाया गया, नफरत। तो नेहरू से नफरत करो, राहुल गांधी को गालियां दो, मुसलमानों को गालियां दो, जो तुम्हारे खिलाफ बोले उसको गालियां दो, पढ़ो मत कुछ, बकवास करो। आप आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि टीवी शोज भी हैं जो कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं कि इनके प्रवक्ता जो है पूरी तरह से लतियाए जाते हैं, और पता चलता है कि इनको अनपढ़ है, ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ते नहीं है, खाली झूठ बांचते रहते हैं। और सेना के रिटायर्ड अफसर हो या राजकुमार भाटी एक प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बुरी तरह से उनको बताते हैं कि क्या सच है। और ये कांग्रेस के पार्टी के नेता इस मामले में थोड़े पिछड़ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी ज्यादातर वैसे ही लोग हैं जो बीजेपी के विचारधारा वाले लोग हैं, और उनको भी लगता है कि नेहरू ने सही नहीं किया, ये हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। कांग्रेस में ऐसे लोग भरे हुए हैं, और इसीलिए कांग्रेस की आज दुर्गति है। अब बिहार में देखिए, शाम में बिहार गए नरेंद्र मोदी, वहां पटना में रोड शो किया, आज भी वहीं रहेंगे, बिहार में रहेंगे वो। और वहां भी जाकर के ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है, चूंकि सबसे पहले चुनाव यही है बिहार में, उसके बाद बंगाल में भी चुनाव होना है, बाकी राज्यों में भी चुनाव है। लेकिन रोहतास जाएंगे कल, रोहतास जिला में विक्रमगंज इलाका है, वहां कल जो है विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मतलब 30 मई को, 29 तारीख को कल वो गए वहां पटना, और पटना में रोड शो किया और पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जो नई बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन किया। कहा जा रहा है विश्व स्तरीय बिल्डिंग बन गई, और मकसद उनका वही है, चुनाव जीतना। चाहे गुजरात जाए, चाहे पश्चिम बंगाल जाए, चाहे सिक्किम जाए, चाहे उत्तर प्रदेश जाए, चाहे बिहार जाए, मोदी जी का मकसद पिछले लगभग एक दशक से एक है, चुनाव जीतना। हर हाल में चुनाव, सच बोलो, झूठ बोलो, कैसे बोलो, आधा सच बोलो, पूरा झूठ बोलो, चुनाव जीतना। लेकिन फिजा जो है धीरे धीरे बदल रही है। और बिहार में जो बिहार की स्थिति है, बिहार में चुनाव कभी नरेंद्र मोदी के नाम पे कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीता गया। इसलिए आप याद कीजिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि 2015 में भी
जब नरेंद्र मोदी शीर्ष पे थे 2014 के चुनाव में 30 के करीब सीटें आई थी लोकसभा की, तब भी बीजेपी हार गई थी, बुरी तरह हारी थी। और नीतीश कुमार चूंकि शिफ्ट हो गए थे आरजेडी की तरफ, लालू प्रसाद यादव दोनों मिल गए थे, कांग्रेस महागठबंधन के साथ थे, पूरी तरह हारी थी। फिर 2020 में नीतीश कुमार को बदला लिया, इन्होंने खुद हरा दिया और इतनी बुरी गत में पहुंचा दिया कि अब जो है नीतीश कुमार के भरोसे है ये चुनाव। और मोदी जी तो हमेशा भरोसे रहते हैं नीतीश कुमार को। आपको मैं याद दिला दूं कि नीतीश कुमार ने कई बार मोदी से बगावत की, मोदी से दुश्मनी की, 2014 के पहले भी, 2014 में भी, 2014 के बाद भी इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन मोदी जी ने कभी दुश्मनी नहीं की नीतीश कुमार से। 2020 का चुनाव भी याद कीजिए, जब सब गीत गा रहे थे, गृह मंत्री से लेकर तमाम नेता बिहार के भी, कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद, लेकिन मोदी जी थे नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल दिया था। तो 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार अगर नहीं साथ होते तो इनको जो 12 सीटें आई थी 2024 में, वो 6 सीटें नहीं आती, तो 6 सीटें वहां घट जाती और 12 सीटें नीतीश कुमार, तो 12 6 18 सीटों का नुकसान होता। फिर जो 240 पे इनका जो संख्या पहुंची लोकसभा में अपनी, वो और नीचे आती। और ये जो सरकार चल रही है ना अभी दिल्ली, वो चलती नहीं। नीतीश कुमार का उसमें बड़ा रोल रहा, ये मोदी जी जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरह से भाजपाइयों ने कमजोर किया, अब नीतीश कुमार भी इस स्थिति में नहीं है कि भाजपा को पीठ पर लाद करके सत्ता तक पहुंचा दे। और इस बार जो बिहार में चुनाव होगा, बड़ा देखने वाला चुनाव होगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या करता है बिहार, लेकिन अगर बिहार को आप पढ़िए तो बिहार ने हमेशा दिल्ली के खिलाफ जो है सरकार बनाई। जब 90 से मैं बताऊं, उस समय जब सरकार थी बिहार में लालू प्रसाद की, लालू प्रसाद लगातार जीतते रहे 2005 तक। तो कांग्रेस की सरकार ने, सिंबाराव की सरकार रही 5 साल, बाद में वाजपेयी जी की सरकार पूरे समय रही, लालू प्रसाद के समय। दिल्ली में वाजपेयी जी, बिहार में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने। फिर जब हट गए अटल बिहारी वाजपेयी जी और यूपीए की सरकार आ गई, तो बिहार में नीतीश कुमार आ गया, जनता दल यू बीजेपी। तब से अब तक है, उसमें बीजेपी बड़ा फैक्टर, ये नीतीश कुमार बड़ा फैक्टर है। लेकिन नीतीश कुमार अब वो फैक्टर, उतने बड़े फैक्टर नहीं है, और बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान है, और इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं। लेकिन ये अगर ये सोच रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की गाथा गा करके, सिंदूर की महात्म बता करके, घर घर सिंदूर पहुंचा करके वोट ले लेंगे, तो मुश्किल है। उसकी 2 वजह है। एक वजह ये है कि बिहार में लोग भले वहां रोजगार नहीं है, बाहर जाते हैं देश में, गालियां खाते हैं, लात खाते हैं बिहारी, लेकिन बिहारियों की समझ बड़ी अच्छी है, वो पढ़ते हैं और वो जमीन पर क्या हो रहा है वो देखते हैं। बिहार में जो बीजेपी के वोटर है, मोस्टली वो वोटर है, सवर्ण वोट बैंक है, सवर्णों का वोट उनके पास। बाकी जो वोट बैंक है वो शिफ्टेड है, और वो नीतीश कुमार के पास है, वो चिराग पासवान के पास है, वो आरजेडी के पास है, वो कांग्रेस के पास है, वो माले के पास है, इन तमाम पार्टियों के पास वोट है। और जिस तरह से स्थितियां बन बिगड़ रही हैं, उसमें नीतीश कुमार जिस तरह से कमजोर हुए, चूंकि लगातार अब तक जो पढ़ा जाता रहा कि जिधर नीतीश कुमार जीत उधर, इस बार इसमें संदेह है, क्योंकि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है जिस तरह से देख रहे हैं, और उनकी पार्टी में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है उनके जैसा जो उनकी पार्टी को संभाल सके। ऐसी स्थिति में खतरा ज्यादा है, और नरेंद्र मोदी इसीलिए बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी बहुत जोर लगा रहा है। राहुल गांधी इस बार चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस अपनी पहचान बनाए, अपना अस्तित्व बनाए, और इसलिए दलित वंचित समाज जो है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, इस बार तो दलित को अध्यक्ष भी बनाया है, राजेश राम को। और वो असर होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिहार के लोग समझ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी जो नैरेटिव बन रहा है वो राहुल गांधी के पक्ष में बन रहा है, और बिहार में जो नैरेटिव है वो तेजस्वी यादव के पक्ष में है। और तेजस्वी यादव के, हालांकि इस बीच तेज प्रताप यादव जी का घटनाक्रम
बड़ा चर्चित हुआ है, लेकिन उसका असर बताया जाता है कि नहीं होने वाला। लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि बिहार में ऑपरेशन सिंदूर चलाएं या मोदी जी हों, इन सब का किसी का जादू नहीं चलने जा रहा है, ऐसा अभी दिखाई पड़ रहा है। बाद में कुछ और हो जाए तो कौन जानता है, तो चुनाव के एक दिन पहले तक बहुत कुछ हो सकता है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।